हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आज है संडे। आज हम यहाँ पर 17 से लेकर 23 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आखिरी तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से काफी पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लेना। ओणम त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जब हम ओणम फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है भारत के केरला स्टेट में। देखिए, केरल में ये जो त्योहार है इस साल 16 अगस्त को शुरू हुआ है और 27 अगस्त तक ये मनाया जाएगा। मतलब 10 दिवसीय ओणम फेस्टिवल केरला में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। एक हिंदू फेस्टिवल है। केरला में जो मलयालम कम्युनिटी है उनके द्वारा ये स्पेशली मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के चिंगाम महीने में ये एड्रेस किया जाता है। अब ये जो मंथ है ना, नॉर्मली अगस्त या सितंबर, इस वक्त देखने को मिलता है मलयालम कैलेंडर का चिंगाम महीना। अब ओणम में 10 दिन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। यहां पर हमसे फर्स्ट डे और 10वां जो दिन है वहां से क्वेश्चन आता है। तो ओणम का पहला दिन अथाम के नाम से पुकारा जाता है और जो आखिरी दिन है उसे थिरुवनम के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये ओणम का फर्स्ट डे और इसके अलावा ये है 10th डे। तो दोनों को याद रखिए। यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये केरला का स्टेट फेस्टिवल माना जाता है ओणम। ओणम में काफी सारी एक्टिविटीज की जाती है जो कि केरला में वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है उनके बीच में एक पारंपरिक उत्सव के रूप में आयोजित की जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें इंडिपेंडेंस डे के भाषण में भारत के विकास के लिए किस फ्रेमवर्क की बात की है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 80वें इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया को एड्रेस किया। 13वां भाषण दिया लाल किले से भारत के पीएम ने। ठीक है, और यहां पर इन्होंने सप्तधारा फ्रेमवर्क की बात की है। भारत के विकास के लिए 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाया जा सके, विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए भारत के पीएम के द्वारा सप्तधारा यानी 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये एक फ्रेमवर्क दिया गया है। और अगर हम 7 स्ट्रीम की बात करते हैं यहां पर, तो 7 स्ट्रीम में पहला देखने को मिलता है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब देश में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करना पड़ेगा ताकि देश को विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में लाया जा सके। एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर हमें फोकस करना पड़ेगा। इन आइडियाज पर, इनोवेशन पर फोकस करना पड़ेगा। गति शक्ति को बेहतर करना पड़ेगा। मतलब देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, इनको और ज्यादा बूस्ट करना पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर में अभी तक हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, हम इंपोर्ट करते थे हमारी जो डिफेंस सेक्टर के चीजें हैं, जो हथियार हैं, लेकिन अब हमें उसमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ऐसा भारत के पीएम के द्वारा कहा गया। ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी को हमको बढ़ावा देना चाहिए। ग्रीन इकोनॉमी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हमको बढ़ाने पड़ेंगे। इसके अलावा मरीन इकोसिस्टम, जो मरीन इकोसिस्टम है उसको सेव करना पड़ेगा। और मरीन से रिलेटेड जो भी बिजनेस होते हैं जैसे मत्स्य पालन, इनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इंडिया को एक सॉफ्ट पावर बनाना है ताकि जब इंडिया बोले तो वर्ल्ड इंडिया की सुने। मतलब भारत की कल्चर, वैल्यू, एजुकेशन, डिप्लोमेसी ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लुएंस करे, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो इसे एक सप्तधारा फ्रेमवर्क के नाम से भारत के पीएम ने बताया है। डॉक्टर पद्मा गुरमेट को यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 किस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में योगदान के लिए दिया गया? तो देखिए, जो लद्दाख की गवर्नमेंट है ना, वो एक अवार्ड देती है, यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड। ये नॉर्मली हर साल के लिए दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है 2-3 साल के एक साथ भी अनाउंस किए जाते हैं और अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं। अभी हुआ यह है कि लद्दाख की एक डॉक्टर है, डॉक्टर पद्मा गुरमेट, इनको यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया एक ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति के संरक्षण के लिए, जिसका नाम है सोवा रिगपा। जैसे हम यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में सुनते हैं, आयुर्वेदा के बारे में सुनते हैं, होम्योपैथी के बारे में सुनते हैं, है ना, उसी तरीके से सोवा रिगपा नाम की एक चिकित्सा पद्धति है। हिमालयन चिकित्सा पद्धति से कहा जाता है। हिमालयन रेंज में जो जड़ी बूटियां उगती है ना,
उससे इलाज किया जाता है। तो इस चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में काम करने के लिए डॉक्टर पद्मा गुरमेट को यूटी लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने यह अवार्ड प्रदान किए हैं। एक्चुअल में 2022 से लेकर 2025 तक 36 लोगों को अलग अलग कैटेगरी में यूटी स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें 2025 के लिए जो अवार्ड दिया गया है पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा के संरक्षण के लिए, यह डॉक्टर पद्मा गुरमेट को दिया गया। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा ये लेह में है, इसके डायरेक्टर के पद पर हैं, चिकित्सक हैं। अगस्त 2026 में फ्लोरेंस द्वीप के पास 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। फ्लोरेंस द्वीप किस देश में स्थित है? तो देखिए अगस्त 2026 में फ्लोरेंस आइलैंड इसके पास 7.7 तीव्रता का एक भूकंप आया है। ये जो द्वीप है ना इंडोनेशिया का द्वीप है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस आइलैंड के पूर्व में ये अर्थक्वेक डिटेक्ट किया गया। काफी सारे लोगों का डेथ हुई है यहाँ पर, 38 से ज्यादा लोग इनिशियली मारे गए थे, काफी इमारतें गिरी, लोग घायल हुए, है ना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस आइलैंड के कोस्टल एरिया पर यह भूकंप देखने को मिला है। तो फ्लोरेंस आइलैंड किस देश का है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में 1700 से ज्यादा आइलैंड देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया। तो यहीं पर एक द्वीप कौन सा है? फ्लोरेंस आइलैंड। एक्चुअल में इंडोनेशिया की अगर हम लोकेशन देखते हैं ना तो ये पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। वर्ल्ड के 80% से ज्यादा ज्वालामुखी भूकंप ये रिंग ऑफ फायर में ही देखने को मिलते हैं। भारत का पहला वर्चुअल जू कहां शुरू किया गया? इंडिया का पहला वर्चुअल जू शुरू किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय जो चिड़ियाघर है उसमें इसे शुरू किया गया है। यह देश का पहला वर्चुअल जू है। मतलब देखिए वर्चुअल जू क्या होता है? टेक्नोलॉजी की मदद से जो वाइल्ड एनिमल है, वन्य जीव हैं, उनके बारे में और ज्यादा पास से जानने का मौका मिलता है। देखिए जो जू है ना इंदौर जू, वहां पर प्रैक्टिकली आपको जानवर तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे सारे, लेकिन वो दूर होते हैं, पिंजरे में होते हैं। अब जो ये वर्चुअल जू जो जू के अंदर ही बना है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे 4D या जो थिएटर हैं उनके माध्यम से अलग अलग तरीके से जो वाइल्ड एनिमल है उनको पास से आपको जानने का अनुभव मिलेगा। तो ये देश का पहला वर्चुअल जू है जिसे मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 4.5 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। 8000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। देखिए आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट आपको अपडेट देता हूं। आप सभी के लिए रक्षाबंधन की सेल शुरू हो गई है, तो आप सभी के लिए अभी सारे कोर्सेस क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 100 आवर जीएस के कोर्स को भी आप काफी नॉमिनल प्राइस में अभी ज्वाइन कर पाएंगे। लिमिटेड टाइम के लिए ये आपके लिए ऑफर रहेगा, तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, ठीक है। सभी कोर्सेस चेकआउट कीजिए, सभी अभी आपको काफी अच्छे प्राइस पर, काफी नॉमिनल प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, ठीक है। कोई भी आपको हर्डल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। आगे चलें। एक्सरसाइज मैत्री का 15th एडिशन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? एक्सरसाइज मैत्री का 15th एडिशन आयोजित किया जा रहा है इंडिया और थाईलैंड के मध्य में। एक्सरसाइज मैत्री डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किन दो देशों की आर्मी के बीच में आयोजित किया जाता है? तो इंडिया और थाईलैंड की जो सेना है उनके मध्य में यह आयोजित किया जाता है। दोनों देशों की सेना के 85 जो जवान हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार 15वां एडिशन है एक्सरसाइज मैत्री का, जो कि 8 अगस्त को शुरू हुआ था और 31 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। थाईलैंड में 10 बाय 10 दोनों देशों में यह आयोजित होती है, तो इस बार इसकी बारी है थाईलैंड में। इस बार ये 15th एडिशन है एक्सरसाइज मैत्री का। इंडिया और थाईलैंड की सेना के मध्य में इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। 2006 में इसकी शुरुआत की गई। 2025 में इसका जो 14th एडिशन है वो मेघालय राज्य में आयोजित किया गया था इंडिया में।
और अब 15th एडिशन थाईलैंड में आयोजित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 घोषित किए। इसमें अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम किसे दिया गया है? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इसने क्या किया है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस किए हैं। अब यहां पर ये याद रखिएगा कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे बड़ा अवार्ड है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, लेकिन इस बार अभी तक मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऐसे कुछ अवार्ड होते हैं जो कि दिए गए, तो हम उनकी बात करेंगे। अब अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है आई अरुमेन्नाइगम को। ये भारत के बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आई अरुमेन्नाइगम। तो इनको अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है। नॉर्मल रेगुलर कैटेगरी में 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड इस साल दिया गया। तो ठीक है, पहले तो आई अरुमेन्नाइगम की बात कर ली हमने, फुटबॉलर हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी में 2025 के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया। देखिए, ये अलग है, पर अभी हम इसकी बात बाद में करेंगे। पहले जो रेगुलर कैटेगरी के अर्जुन अवार्ड है उनको देखो। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। ओके, 15 लाख रुपए की कैश प्राइज मनी दी जाती है, अर्जुन की ब्रॉन्ज का स्टेच्यू दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है अर्जुन अवार्ड के तहत। इस बार 17 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड दिया गया, 17 प्लेयर्स को। नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि इनके नाम पूछे जाएंगे डेफिनेटली। हाई जंपर तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी स्प्रिंटर, इन तीनों को एथलेटिक्स में दिया गया अर्जुन अवार्ड। बैडमिंटन में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को दिया गया। चेस में विदित गुजराती और दिव्या देशमुख को दिया गया। हॉकी में लालरम सायमी और राजकुमार पाल को दिया गया। बॉक्सिंग में नरेंद्र, कबड्डी में सुरजीत और पूजा, और शूटिंग में अखिल सरौन, पैराशूटिंग में रुद्राक्ष खंडेलवाल, डेफ शूटिंग में धनुष, श्रीकांत, रॉविंग में अरविंद सिंह और पैरा एथलेटिक्स में एकता भयान। तो ये 17 प्लेयर हैं रेगुलर कैटेगरी के अर्जुन अवार्ड विनर। लाइफ टाइम कैटेगरी 2002 में शुरू की गई थी। इससे पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बाद में जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया तो वो मेजर ध्यानचंद के नाम से हो गया। अब ये जो मेजर ध्यानचंद के नाम से चल रहा था उसे 2024 में चेंज किया गया। 2024 में इसे अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कर दिया गया। हालांकि अवार्ड 2002 में शुरू हो गया था। इस बार ये लाइफ टाइम कैटेगरी का जो एक अवार्ड है आई अरुमेन्नाइगम को दिया गया, इंडियन फुटबॉलर। इसके अलावा एक द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ये जो स्पोर्ट्स के कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है। 1985 में शुरू किया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड को, कोच को दिया जाता है। परवीर सिंह एथलेटिक्स में दिया गया, छोटेलाल यादव बॉक्सिंग में दिया गया, नेहा नंद कुमार चौहान शूटिंग में इनको दिया गया। ये तीनों रेगुलर कैटेगरी विनर द्रोणाचार्य अवार्ड। लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोगों को दिया गया, धर्मेंद्र सिंह यादव बॉक्सिंग और वीरेंद्र कुमार रेसलिंग। ठीक है, फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनी को दिया जा सकता है जिसने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया हो। यह अवार्ड 2009 में शुरू हुआ था और इस बार आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को दिया गया। तो ये जो दिए गए हैं ना उनकी हमने बात की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया तो हमने उसकी बात नहीं की है। 75 वर्ष की उम्र में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हो गया? तो ये मूर्तिकार हैं चंद्रशेखर वाय शिल्पी। ये बहुत ही फेमस एक मूर्तिकार है, कर्नाटका से आते हैं। चंद्रशेखर वाय शिल्पी, कर्नाटका में ही इनका निधन हुआ। काफी सुंदर सुंदर लकड़ी, पत्थर, धातुओं की मूर्ति के लिए इनको जाना जाता है और इनकी मूर्ति कला में दक्षिण भारत के जो राजवंश है उनके समय के आर्किटेक्चर का जो प्रमाण है वो देखने को मिलता है। चालुक्य, होयसाल, चोला, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश की जो कला है, मूर्ति कला, उसकी झलक देखने को मिलती है चंद्रशेखर वाय शिल्पी के शिल्प कला में। तो अभी इनका निधन हो गया है 75 ईयर की एज में कर्नाटका में। कर्नाटका से ही ये आते हैं। कर्नाटका के काफी अवार्ड इनको दिए गए हैं। नेशनल लेवल पर नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट पर्सन के रूप में इनको अवार्ड दिया गया 2024 में। थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया? तो थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ
इसे नेपाल की सेना के द्वारा मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये एक ट्रेडिशन है दोनों देशों के बीच में, 1950 से चला आ रहा है, पुरानी परंपरा है। इंडिपेंडेंस डे के आसपास दोनों देशों के जो प्रमुख होते हैं ना सेना के, वो एक दूसरे के आर्मी चीफ को ऑनररी जनरल रैंक प्रदान करते हैं। तो अभी हमारे आर्मी चीफ कौन है, जनरल धीरज सेठ, तो इनको दिया गया है नेपाल की सेना के द्वारा ऑनररी जनरल रैंक की उपाधि। जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। 30 जून 2026 को इन्होंने पद संभाला था। इससे पहले वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में ये काम कर चुके हैं। नेपाल, इसकी कैपिटल है काठमांडू। रामचंद्र पौडेल इसके हैं प्रेसिडेंट। पालन शाह हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। और करेंसी यहां पर चलती है नेपाली रुपया। 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, इंडिया का जो शहर कर रहा है वो है नई दिल्ली। ठीक है, तो 17 अगस्त को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत की गई। इस बार ये 30वां एडिशन है। 23 अगस्त 2026 को ये खत्म हो चुका है। 17 साल बाद टूर्नामेंट की मेजबानी किसने की है? इंडिया ने की है, क्योंकि इसके पहले 2009 में यह हैदराबाद में इंडिया में ही आयोजित किया गया था। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप पे ध्यान रखना इसको। 2025 में फ्रांस के पेरिस में यह आयोजित किया गया था। तब अगस्त 2025 में यह हुआ था और चाइना वहां पर विनर रहा था। इंडिया ने तब केवल एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मेंस डबल में। ठीक है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता है? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा, नॉर्वेजियन चेस प्लेयर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का यह तीसरा एडिशन है, लेकिन जो चेस इवेंट है ना वो इस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में दूसरे एडिशन में शामिल हुआ था। तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का तो ये थर्ड एडिशन है, लेकिन जब हम बात करते हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस की, तो ये इस चेस का सेकेंड एडिशन है। ठीक है, तो लगातार दूसरे साल भी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नॉर्वे के चेस प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में डेनिस लाजाविक को हराया। ये बेलारूस के चेस प्लेयर हैं। फर्स्ट पर मैग्नस कार्लसन रहे, सेकंड पर डेनिस लाजाविक रहे बेलारूस के, और थर्ड पर रहे हिकारू नाकामुरा, ये यूएसए के चेस प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस सेकेंड एडिशन है। फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया गया। 2.5 लाख US$ प्राइज मनी इसके तहत दी गई। फर्स्ट एडिशन जो था इस चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का सऊदी अरेबिया के रियाद में आयोजित किया गया था। ठीक है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 में शुरू हुआ है और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का इस साल थर्ड एडिशन है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP17 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो UNCCD COP17 यह बैठक है जो कि जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, COP17 के नाम से आयोजित की जाती है। और इस बार इसका आयोजन किया गया है मंगोलिया के उलान बाटोर में। मंगोलिया के उलान बाटोर में यह 17 से लेकर 28 अगस्त तक आयोजित की जा रही है UNCCD COP17 बैठक। इस समिट में इंडिया ने गाइड टू ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। मतलब एक पुस्तिका लॉन्च की है जिसमें बताया गया है कि इंडिया के कहां कहां पर ग्रासलैंड है, कहां कहां पर डेजर्ट है, और जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसकी जानकारी यहां पर दी गई है। भारत के 24 प्रकार के ओपन नेचुरल इकोसिस्टम है इसमें बताया गया है, जिसमें ग्रासलैंड, सवाना और जो रॉकी प्लेट्यूज है या फिर डेजर्ट है, कोस्टल इकोसिस्टम है, सबकी जानकारी दी गई है। तो UNCCD COP17 बैठक का आयोजन कहां किया गया, कहां किया जा रहा है? मंगोलिया के उलान बाटोर में। हाल ही में बंद किए गए रोमानिया के पहले और एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है?
रोमानिया जो कि एक यूरोपीय देश है, इसका एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है सेर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट। सेर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट रोमानिया का एकमात्र एक्टिव पावर प्लांट है। इसमें 2 यूनिट है, लेकिन अब दोनों ही बंद कर दी गई है। क्यों? 2026 में रोमानिया में काफी सूखा पड़ा है, पानी नहीं गिर रहा। अब क्या होता है कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत है, और यहां बहने वाली जो डेन्यूब नदी है वो लगभग सूखती जा रही है। इसीलिए रोमानिया ने अपना एकमात्र जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बंद करने की घोषणा की है। तो सेर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसे रोमानिया ने बंद किया है। पहली यूनिट 1996 में बनी थी, सेकेंड यूनिट 2007 में बनी, लेकिन अब इन दोनों को ही बंद कर दिया गया है 13 अगस्त 2026 तक। सेर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट रोमानिया का एकमात्र एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रोमानिया यूरोप का देश है, बुखारेस्ट इसकी कैपिटल है। यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो ब्लैक सी से टच होता है। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने महिला कर्मचारियों को उनके तीसरे बच्चे के लिए 365 दिन की पेड मैटरनिटी लीव दी है? तो ये बन गया है राज्य तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य ने क्या किया है, अनाउंस किया है कि वो तीसरे बच्चे के जन्म पर महिलाओं को 365 दिन की 1 साल की मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करेगा। मतलब अब तीनों बच्चे के जन्म पर समान लीव पीरियड रहेगा तमिलनाडु में। पहले भी 2 बच्चों के जन्म पर 365 दिन की पेड मैटरनिटी लीव दी जाती थी, लेकिन तीसरे बच्चे के जन्म पर यह 12 वीक की थी, 84 दिन की। लेकिन अब इसको भी कितना कर दिया गया है, 1 साल कर दिया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि तमिलनाडु में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 1.4 से भी कम है। अगर किसी भी राज्य या देश की पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है ना, तो प्रति महिला औसतन 2.1 ये फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में ये बहुत कम है। और तमिलनाडु की 16% से ज्यादा जो आबादी है ना वो सीनियर सिटीजन है, मतलब वृद्ध लोगों की। ऐसे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, वहां पर जो डेमोग्राफी है वो बदलने का खतरा है। तो इसी कंडीशन में अब तमिलनाडु में तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 1 साल की मैटरनिटी लीव दी जाएगी। 65th सुब्रतो कप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो 65th सुब्रतो कप 2026 यह फुटबॉल से संबंधित इवेंट है, जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया में। ओके, इसकी शुरुआत हो गई है नई दिल्ली और बेंगलुरु में, इसके अलग अलग फेजेस खेले जाएंगे। तो 65th एडिशन है सुब्रतो कप का। 18 अगस्त को यह शुरू हुआ है, 24 सितंबर तक यह चलने वाला है। ओके, टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या है? भारत में जो यंग प्लेयर्स हैं उनको फुटबॉल में आगे बढ़ाना। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे जूनियर गर्ल्स अंडर 17, सब जूनियर बॉयज अंडर 15 एज ग्रुप, जूनियर बॉयज अंडर 17 एज ग्रुप। तो ये टूर्नामेंट खेले जाएंगे। ठीक है, स्कूल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। मतलब भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल के फुटबॉल प्लेयर तो भाग लेते ही हैं, दूसरे देशों के भी फुटबॉल प्लेयर जो कि स्कूल से हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1960 में सुब्रतो कप की शुरुआत हुई थी। एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इसका आयोजन करवाती है। भारत के जो पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, इनके नाम पर नाम रखा गया है सुब्रतो कप का। तो फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में किसे मान्यता दी गई है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में मान्यता दी गई लक्ष्मणन मय्यप्पन को। ठीक है, ये भारतीय मूल के यूएई बेस्ड के है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 16 वर्षीय इंडियन लक्ष्मणन मय्यप्पन। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, सबसे कम उम्र में मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। मय्यप्पन भारतीय मूल तमिलनाडु से आते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। सबसे कम उम्र में अकाउंटिंग और फाइनेंस की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इन्होंने पूरा किया है। रिकॉर्ड यूएई के दुबई में इनके नाम रजिस्टर किया गया। एक्चुअल में देखिए इनका जन्म 2005 में हुआ था, लेकिन इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट कर लिया था 30 जून 2021 को। मतलब जब ये 16 वर्ष 170 दिन के थे। वर्ल्ड यंगेस्ट मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनके रिकॉर्ड को मान्यता दी है जो 2021 में बना था। ठीक है,
अभी ये दुबई में जो सेंचुरी फाइनेंशियल है उसमें सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के रूप में कार्यरत है। तो भारतीय मूल के ये दुबई बेस्ड है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो तमिलनाडु से आते हैं भारत में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की परमानेंट बेंच को मंजूरी दी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की परमानेंट बेंच को मंजूरी दी है लद्दाख में। एक्चुअल में देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट जो है ना, ये ज्वाइंट हाईकोर्ट है दोनों यूटी का। इसकी दो बेंच थी और दोनों जम्मू कश्मीर में थी, जम्मू और श्रीनगर में। अब लद्दाख के जो लोग हैं ना, उनको दूर दराज से आना पड़ता था, अगर हाईकोर्ट में उनका केस है तो कहां पर, जम्मू या श्रीनगर। तो उनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन लोगों को सुलभ न्याय देने के लिए, उनको प्रॉब्लम ना हो, लद्दाख में भी लद्दाख के लोग हाईकोर्ट में जा पाए, उसके लिए एक परमानेंट बेंच अब लद्दाख में बनाई जा रही है हाईकोर्ट की। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की तीसरी जुडिशियल लोकेशन होगी। तो सेंट्रल कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट 1928 में यह बना था। एक कॉमन हाईकोर्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत यह जॉइंट हाईकोर्ट इनके दोनों के लिए किया गया है, सहमति दी गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट कब बना था, तो ये 1928 में बनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बांग्लादेश के 23वें प्रेसिडेंट बने हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। आंसर सी हो जाएगा। देखिए अभी तक बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के पद पर कौन थे? मोहम्मद शाहबुद्दीन थे। 24 जुलाई 2026 को इन्होंने इनके पद से इस्तीफा दे दिया था, हेल्थ इश्यू के कारण, काफी एजेड हैं। इनके रेजिग्नेशन के बाद ये 22वें प्रेसिडेंट थे। अब इनके रेजिग्नेशन के बाद जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई, तो नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। ये बांग्लादेश के 23वें प्रेसिडेंट बने हैं। 2026 सिंकफील्ड कप खिताब किसने जीता? देखिए ये चेस का टूर्नामेंट है, यूएसए में आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड के टॉप जो चेस प्लेयर होते हैं ना, ग्रैंड मास्टर, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। 2026 में सिंकफील्ड कप का खिताब जीता है वेस्ली सो ने। ये यूएसए से आते हैं वेस्ली सो। इन्होंने फाइनल में आर प्रज्ञानंदा को हराया है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिका के चेस प्लेयर वेस्ली सो, इन्होंने सिंकफील्ड कप 2026 का खिताब जीता। एक्चुअल में ये जो खिताब है ना, ये आर्मगेडन गेम में खेला गया है और जीता गया है। एक्चुअल में क्या होता है, जब दो प्लेयर्स के बीच में सेम पॉइंट होते हैं और उसके बाद दो रैपिड प्ले ऑफ गेम भी ड्रॉ हो जाते हैं, तो फिर जो विनर चुना जाता है वो आर्मगेडन गेम से चुना जाता है। एक पद्धति होती है चेस में, तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो ये भी याद रखना। इसमें क्या होता है, जिसके पास ब्लैक वाली मोहरें रहती है उसको फायदा मिलता है। अगर ये गेम भी ड्रॉ हो गया तो ब्लैक वाली मोहरों वाला जीत जाता है। अब आप बोलेंगे व्हाइट वाले को क्या फायदा है? व्हाइट वाली मोहरे वाले प्लेयर को यह फायदा होता है कि उनको ज्यादा टाइम मिलता है चाल चलने के लिए, और ब्लैक पासे वाले को कम टाइम मिलता है चाल चलने के लिए। ऐसे केस में भी ड्रॉ हो जाता है तो ब्लैक वाला जीत जाता है। इसी आधार पर वेस्ली सो जीत गए। ये अमेरिका के ही प्लेयर हैं चेस के। सिंकफील्ड कप का खिताब इन्होंने जीता है। सिंकफील्ड कप ये यूएसए के सेंट लुइस में हर साल आयोजित किया जाता है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने किस नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है? मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में बहने वाली तामिराब रानी नदी को कानूनी नदी का दर्जा दिया। मतलब अब लीगल राइट होंगे इस नदी के पास, ताकि इसे प्रदूषण से बचाया जा सके और इसको संरक्षित किया जा सके। तो तमिलनाडु में तामिराब रानी नाम की रिवर बहती है, जिसे मदुरई बेंच, जो कि मद्रास हाईकोर्ट की बेंच है, इसने लीगल पर्सन की मान्यता दी है। इससे फायदा यह होगा कि कानून की नजर में नदी एक लीगल एंटिटी बन गई है। प्रदूषण या नुकसान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान होगा और कोर्ट में नदी के लिए एक लीगल प्रोसीडिंग की जा सकेगी प्रॉपरली। ठीक है। तामिराब रानी रिवर ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु में ही बहने वाली नदी है। अप्रोक्सीमेटली 128 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र है। तमिलनाडु में जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहां पर पोथिगई हिल से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो तमिलनाडु में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है तामिराब रानी नदी, साउथ इंडिया की एक महत्वपूर्ण रिवर है।
चर्चा में रही सुंगल टनल भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंगल टनल ये देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। रिसेंटली क्या हुआ है कि टनल को बाद में खोला जाना था, प्रॉपर इसका इनॉग्रेशन होना था, लेकिन लोगों के विरोध के कारण सुंगल टनल को वक्त से पहले शुरू कर दिया गया है। तो सुंगल टनल जम्मू कश्मीर में जम्मू, राजौरी और पुंछ नेशनल हाईवे पर देखने को मिलती है। यह जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 144A है। इस पर सुंगल टनल का निर्माण किया गया। 2.79 किलोमीटर लंबी यह टनल जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी को पुंछ से कनेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टनल है सुंगल टनल। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, राजौरी और पुंछ को कनेक्ट करेगी, साल भर कनेक्टिविटी बनाए रखेगी। जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए कौन पुनः निर्वाचित हुए हैं? जाम्बिया के प्रेसिडेंट के रूप में सेकेंड टेन्योर के लिए लगातार निर्वाचित होकर आए हैं हकाइंडे हिचिलेमा। हकाइंडे हिचिलेमा ये जाम्बिया के एक बार फिर से राष्ट्रपति बने। जाम्बिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, पहली बार इसके राष्ट्रपति के रूप में 2021 में इन्होंने पद संभाला था, हिचिलेमा ने। ये यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के प्रमुख हैं जाम्बिया में। अब इनका सेकेंड टेन्योर 2026 से 2031 तक रहेगा। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसमें इन्होंने 61% से ज्यादा वोट हासिल किए। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। जाम्बियन क्वाचा यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक लैंडलॉक्ड देश है जाम्बिया। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने हैं ऋषभ पंत। कौन बने? ऋषभ पंत। रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने अपना 51वां टेस्ट मैच खेला था और उसमें इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे किए। पहले इंडियन जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाए। इसके पहले वर्ल्ड में 3 प्लेयर हुए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे किए। बेन स्टोक 138 सिक्सर लगाए हैं। ब्रेडन मैक्यूलम 107 छक्के लगाए हैं। एडम गिलक्रिस्ट इन्होंने 100 छक्के लगाए हैं। अब ऋषभ पंत आते हैं इंडिया से पहले जिन्होंने 100 छक्के कंप्लीट किए। महाराष्ट्र में हाल ही में आए छोटे छोटे भूकंपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में छोटे छोटे भूकंप आए थे एक साथ। इन भूकंपों की श्रृंखला को अर्थक्वेक स्वार्म के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, अर्थक्वेक स्वार्म की बात करें ना तो क्या होता है, सारे ये भूकंपी झटके जो होते हैं ना सिमिलर होते हैं। मतलब जो रेक्टर स्केल पे जब इनको मापते हैं ना तो इनकी जो मतलब बोल सकते हैं कि एक जैसा रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता देखने को मिलती है। तो अभी महाराष्ट्र के कई इलाकों में 29 ट्रीमर्स दर्ज किए गए, भूकंपी झटके दर्ज किए गए नासिक, पालघर और नागपुर में। छोटे छोटे तीव्रता के हैं तो यहाँ पर नुकसान तो नहीं हुआ। ये जो एक साथ ऐसे भूकंप आते हैं ना जिनकी सेम इंटेंसिटी होती है उन्हें कहा जाता है ऐसे भूकंप को अर्थक्वेक स्वार्म। इसमें क्या होता है, कोई मेन शॉक नहीं होता है, मतलब कोई बड़ा भूकंप नहीं आता है। सारे भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है वो एक जैसी होती है, लगभग एक समान आते हैं। तो ये 29 ट्रीमर्स आए थे। मैग्नीट्यूड अगर इनका देखें तो लगभग 2 से लेकर 4.3 तीव्रता के भूकंप थे और डेप्थ इनकी 5 से 8 किलोमीटर के भीतर थी। एक्चुअल में क्या है, महाराष्ट्र दक्कन प्लेटू पर है तो इसलिए वहां पर भूकंपी झटके देखने को मिल जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी चावल की कौन सी किस्म चर्चा में रही? तो कश्मीरी चावल की एक किस्म है मुश्क बुद्धजी, यह हाल ही में चर्चा में रही थी। यह जीआई टैग्ड एक कश्मीरी चावल है। इसे 2023 में जीआई टैग दिया गया था। अपनी खुशबू के लिए, एक बहुत ही अच्छे से स्वाद के लिए काफी फेमस है। हुआ यह है कि एक्चुअल में ये कश्मीर वैली के पारंपरिक कृषि क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो इसमें खुशबू होती है, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेग्रेंस होती है, टेस्ट होता है अलग सा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस अलग अलग क्षेत्रों में भी मुश्क बुद्धजी को उगाया जाने लगा है, जिससे मतलब अब इसकी बोले तो क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में उगाया जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर इसे नहीं उगाया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कश्मीर वैली में ही उगती है और एक पर्टिकुलर प्लेस पे उगने के कारण इसकी कुछ क्वालिटी।
अब ये हर जगह उगाई जा रही, तो उससे क्या हो रहा है, इसका टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और अब जो खेती करने वाले लोग हैं, क्योंकि एरिया बढ़ गया है, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और किसानों को उनकी कीमत का ज्यादा, मतलब चावल की ज्यादा कीमत नहीं मिल पा रही। पहले कम उगाया जाता था, क्वालिटी कंटेंट था, क्वालिटी थी चावल में, तो वो ज्यादा महंगा बिकता था। अब हर जगह उगाया जा रहा है तो क्वालिटी भी गिरी और उसके दाम भी अब किसानों को उतने नहीं मिल पा रहे। तो इसलिए ये अभी सुर्खियों में थी। मुश्क बुद्ध जी कश्मीरी चावल की एक वैरायटी है, 2023 में इसे जीआई टैग दिया गया। ठीक है, 5000 से लेकर 7000 फीट की ऊंचाई पर इसे उगाया जाता है। तो यहां पर 17 से लेकर 23 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर आज के वीकली सेशन में हमने डिस्कस किए। एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, आप सभी के लिए रक्षाबंधन सेल शुरू हो गई है क्रेजी जिकेट्रिक एप्लीकेशन पर, तो फायदा उठाइएगा सेल का। ठीक है, सारे कोर्सेस अभी आपको काफी एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे, चेकआउट कीजिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।